हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए फिर से यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कंटेंट हैं, उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। ये देखिए, जो कंटेंट है आपको एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि कई सारे विषयों का जो है मैं जिम्मेदारी लेकर चल रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा कि सर अकेले अकेले इतना सारा कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली इतनी सारी चीजों को अपने जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहां भी इसी प्रकार से पढ़ाता हूँ और मेरे सारे स्टूडेंट जो है मुझसे पूरी तरह से सेटिस्फाई रहते हैं। तो आप लोगों को मैं कोई गलत चीज या गलत कंटेंट नहीं पढ़ाता हूं। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं मिली। तो आप लोग पूरा भरोसा रखिए मेरे ऊपर, और मैं जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी बताऊंगा वो ऑथेंटिक होगा। हालांकि इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुझे बहुत समय अपना खर्च करना पड़ता है, तब जाके मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार से कंटेंट तैयार कर पाता हूं। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर अकेले एसएसटी भी पढ़ाते हैं, ठीक है, फिर सर नेट भी पढ़ाते हैं, फिर सर सीटेट की जो सीडीपी वगैरह है वो भी पढ़ाते हैं, तो कैसे करते हैं? तो करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और चीजें जो रह गई थी उनको मैं आज कंप्लीट करा देता हूं। इसके बाद देखिए आपका जो रिसर्च वाला यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर किसी क्लास में मैं अगले किसी यूनिट को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको अध्ययन कराऊंगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, हम लोगों ने इसके पहले की जो चीजें हैं उसको देख लिया था। आज देखिए, आप लोग देखिए कि अनुसंधान पेपर क्या होता है, जिसको आप लोग बहुत बार सुनते हैं कि रिसर्च पेपर, रिसर्च लेटर, ये क्या होता है। तो देखिए, जो कोई व्यक्ति रिसर्च करता है उससे संबंधित जो पेपर होते हैं, उसने जो रिसर्च किया उसको पब्लिक के सामने सार्वजनिक करना होता है। यानी आपने जो रिसर्च किया है उसको और लोग भी जाने, है ना। तो यही चीज होता है। इसको देखिए क्या क्या है। अनुसंधान पत्र, शोध पत्र विस्तृत शोधपरक आलेख है जो अनुसंधानों को सार्वजनिक स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही शोधकर्ता का परिचय बाह्य दुनिया के बुद्धिजीवी वर्ग से कराते हैं। अनुसंधान पत्र के माध्यम से शोधकर्ता अपने अनुसंधान के तथ्यों, दृष्टिकोणों एवं निष्कर्षों को विश्व के प्रबुद्ध समाज में संप्रेषित करता है, ठीक है। इसका मतलब जब आप कोई रिसर्च करेंगे, जब इस रिसर्च पेपर को आप पब्लिश कराएंगे तो आपके रिसर्च से और भी लोग वाकिफ होंगे, परिचित होंगे, और आपके रिसर्च में क्या क्या चीजें हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कितना उपयोगी है, उन लोगों को भी पता चलेगा। और इसके पहले जिन लोगों ने इससे रिलेटेड रिसर्च कर लिया है उनको भी जानकारी होगी, और जो नए लोग करने वाले हैं उनको भी रेफरेंस मिलेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि जब आपका एपीए स्कोर निकाला जाता है तो आपको 10 नंबर का वेटेज दिया जाता है रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन पे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए रिसर्च करने वाले लोग इसको पब्लिश कराते हैं, ठीक। फिर देखिए, अनुसंधान पत्र के लेखन कार्य में शोधकर्ता को प्राथमिक व द्वितीयक शोध की सहायता लेनी पड़ती है। यानी जब कोई व्यक्ति अपना रिसर्च पेपर लिखता है तो इसमें कुछ प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। अनुसंधान पत्र में समकक्षी, पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। यानी वो अपने शोध से जो भी चीजें हैं वो लेता है, पहले के द्वारा किए गए शोध से जो कुछ बातें होती हैं वो वहां से कलेक्ट करता है, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो रिसर्च पेपर लिखने का जो प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है वो किस प्रकार का होता है, इसको देख लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य में आप लोगों को भी इस प्रकार से रिसर्च पेपर लिखना होगा। इसमें स्टेप्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए,
अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसलिए वैज्ञानिक प्रक्रिया को अनुसंधान पत्र के रूप में संप्रेषित करने की विधा भी अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक ही होगी। देखिए पहले से आप जानते हैं कि रिसर्च जो होता है साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसको लिखने का जो पेपर है उसका तरीका भी साइंटिफिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए अनुसंधान पत्र के लेखन प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित क्या क्या है। देखिए सबसे पहले विषय प्रवेश, उसके बाद संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद अनुसंधान का उद्देश्य बताएंगे, फिर उसके बाद अनुसंधान की परिकल्पनाएं करेंगे, उसके बाद अनुसंधान अभिकल्प या शोध डिजाइन के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद न्यायादर्श, उसके बाद यंत्र या उपकरण जो इस्तेमाल किए गए वो बताएंगे आप, फिर इसमें इस्तेमाल की गई सांख्यिकी प्रविधियों को बताएंगे, फिर अनुसंधान विधि क्या आपने इस्तेमाल की है वो बताएंगे, उसके बाद आपने डाटा या प्रदत्तों का आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार किया है, कहां से एकत्रित किया है, ये सारी चीजें बताएंगे, और उसके बाद अनुसंधान का निष्कर्ष क्या निकला है ये बताएंगे, और लास्ट में सबसे आपने संदर्भ ग्रंथ सूची को बताना है, यानी आपने कहां से आपने जो रिसर्च से संबंधित कंटेक्स्ट है वो उठाए, यानी किन किन किताबों से किन किन सोर्सेस से आपने ऐसी चीजें ली। तो ये है आपका रिसर्च पेपर लिखने का पूरा स्टेप। अब देखिए रिसर्च आर्टिकल, ये भी महत्वपूर्ण है। अनुसंधान शोध लेख, रिसर्च आर्टिकल, ये क्या होता है। देखिए अनुसंधान लेख अनुसंधान के सैद्धांतिक पक्ष का निर्माण करते हैं। मूल रूप से कहा जा सकता है कि ये लेख शोधकर्ता के उच्च स्तर के चिंतनीय बोध को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या क्या करते हैं कि अनुसंधान का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसका निर्माण करते हैं, और यह भी बताते हैं कि जो शोधकर्ता है यानी जो रिसर्चर है वो किस प्रकार की थिंकिंग वाला है, उसकी कंप्रिहेंसिव लर्निंग या कंप्रिहेंसिव थिंकिंग किस प्रकार की है वो बताता है। ठीक है, फिर देखिए आगामी व्यवहारिक प्रकृति के अनुसंधानों की नींव रखते हैं, यानी जो आगामी अनुसंधान होने वाले हैं उनकी व्यावहारिकता की नींव भी इसके द्वारा रखी जाती है। शोधकर्ता अपने विचारों की पुष्टि के लिए आगमनात्मक निगमनात्मक तार्किक क्रिया का प्रयोग करता है, यानी शोधकर्ता अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए क्या करता है, आगमन और निगमन तार्किक क्रिया का उपयोग करता है। साथ ही अपने सृजनात्मक क्षमताओं के द्वारा उनकी पुष्टि भी करता है, और अब बाद में अपनी क्रिएटिव एबिलिटी क्षमता के द्वारा उसकी पुष्टि भी करता है, उसको सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है, फिर देखिए कहा जाता है कि अनुसंधान लेख न्यूनाधिक रूप में अनुसंधान पत्रों के प्रारूप में ही तैयार किया जाता है। ठीक है, और अपने विचारों एवं मतों की पुष्टि के लिए प्रामाणिक ग्रंथों, लेखकों एवं विचारकों पर निर्भर है। प्रभाव गुणक अनुसंधान पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक होता है, यानी ये जो लिखा जाता है वो रिसर्च पेपर के फॉर्मेट में ही तैयार किया जाता है, लिखा जाता है, और इसको प्रूफ करने के लिए, पुष्टि करने के लिए जो अनुसंधान करता है वो प्रामाणिक ग्रंथ, प्रामाणिक लेखकों और उनके विचारक जो संबंधित होते हैं उनसे बातें इकट्ठा करता है, तब अपने रिसर्च में उसको शामिल करता है। ठीक है, इसीलिए देखिए यह जो चीजें हैं जो एकत्रित की गई कंटेंट है वो उसके अनुसंधान की गुणवत्ता को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब देखिए अनुसंधान लेख के जो अनिवार्य तत्व कौन कौन से होने चाहिए ये बहुत जरूरी है। देखिए एक अच्छे अनुसंधान लेख में निम्नलिखित तथ्यों को अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देखिए क्या क्या होना चाहिए। देखिए अनुसंधान लेख में एक परिकल्पना होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रस्तावित प्रश्न होना चाहिए। बिना प्रश्न का विषय, बिना प्रॉब्लम के कोई रिसर्च किया ही नहीं जा सकता, और जब कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो उसके लिए आपको परिकल्पना निर्माण करना पड़ेगा। अनुसंधान लेख में विषयों का विवरण शामिल होना चाहिए, यानी इसमें जो जो विषय है उनको डिटेल में उसका विवरण देना होगा। फिर देखिए अनुसंधान लेख में निष्कर्ष शामिल होना चाहिए, यानी अनुसंधान लेख में कोई ना कोई निष्कर्ष भी होना चाहिए। अनुसंधान लेख में आगामी अनुसंधान के लिए सुझाव होना चाहिए,
यानी आप लास्ट में उसमें आगे भविष्य में होने वाले जो अनुसंधान है उसके लिए आपको सुझाव भी देना होगा। फिर देखिए संदर्भों का उल्लेख होना चाहिए, यानी आपने कहां से चीजें प्राप्त की हैं, किन किन चीजों का आपने रेफरेंस लिया है, सहायता ली है, उसको आपको संदर्भ ग्रंथ सूची में बताना है। ठीक है, अब देखिए और महत्वपूर्ण कुछ और चीजें हैं जो आपको इस पेपर में क्वेश्चन में आती हैं और हर बार आप देखेंगे कभी ना कभी जरूर आता है। कभी कभी क्या होता है मिलान वाले में आता है, कभी कभी सीधे में आता है। देखिए वो है सबसे पहला संगोष्ठी, परिसंवाद या सिंपोजियम। ठीक है, इस देखिए क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यह सामान्य तौर पर एक औपचारिक सभा है जिसमें विशेषज्ञ किसी संबंधित विषय को लघु रूप में संबोधित करते हैं। यानी देखिए यह एक प्रकार की सभा है जिसमें किसी विषय के विशेषज्ञ जो होते हैं वो किसी टॉपिक को सूक्ष्म रूप में क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। बाद में उन विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, यानी उसको संबोधित भी करते हैं और फिर उससे संबंधित जो प्रश्न लोगों के द्वारा रेज किए जाते हैं वो उसका रिप्लाई भी देते हैं। यह विशेष रूप से प्रतिभागियों को दर्शक या श्रोताओं के रूप में संबोधित करता है। इसमें प्रस्तुतियां भी तैयार की जाती हैं, यानी जो श्रोतागण होंगे उनको संबोधित करना पड़ेगा और इसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। संगोष्ठी को एक पत्रिका के रूप में किसी विशेष विषय पर लेखन से भी परिभाषित किया गया, यानी जब किसी पत्रिका का लेखन करना होता है तो उसके लिए भी सिंपोजियम या संगोष्ठी या परिसंवाद का आयोजन किया जाता है और उसमें जो विशेषज्ञ होता है उस विषय को लघु रूप में लोगों के सामने संबोधित करता है। ठीक, उसके बाद देखिए संवर्धन या कोलोकियम, ये क्या होता है। देखिए यह विशेष रूप से एक शैक्षिक सभा होती है। देखिए यहाँ क्या देखिए क्या थी, यह औपचारिक सभा थी। यहाँ देखिए यह विशेष रूप से शैक्षिक सभा होती है जिसमें विशेषज्ञ संबंधित विषयों को संबोधित करते हैं और फिर उन विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसमें देखिए इसमें भी वही होता है कि जो संबंधित विषयों से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसको संबोधित करते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। संवर्धन अच्छी तरह से शिक्षित लोगों के लिए लक्षित होता है, ना कि विशिष्ट दर्शकों के लिए। इसमें देखिए क्या है कि जो संवर्धन होता है वो वेल क्वालिफाइड लोगों के लिए होता है, ना कि उन लोगों के लिए जो केवल ऐसे ही पहुंच जाए केवल दर्शक बन के। यानी ये महत्वपूर्ण लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, जो वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, उनके लिए कोलोक्वियम का आयोजन किया जाता है। फिर देखिए सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। यह देखिए सम्मेलन कई लोगों की एक सभा होती है, यानी देखिए सम्मेलन बहुत सारे बुलाए जाते हैं, इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें लोग किसी विषय के बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसमें यानी बहुत सारे लोग रहते हैं, वो आपस में किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं। इसमें सहभागी अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी देते हैं, यानी जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं अपना अपना प्रेजेंटेशन भी देते हैं, यानी कई लोग इसमें शामिल होते हैं तो सब अपने अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हैं। सहभागी व्यावसायिक प्रवृत्तियों और घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं, यानी जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो व्यावसायिक प्रवृत्ति या किसी घटनाक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। यह एक शैक्षिक सम्मेलन भी हो सकता है, व्यावसायिक सम्मेलन भी हो सकता है, अभिभावक शिक्षक सम्मेलन हो सकता है, शांति सम्मेलन हो सकता है। यानी क्या हो कि सम्मेलन कई प्रकार का होता है, शिक्षा से संबंधित होगा, किसी व्यवसाय व्यापार से संबंधित होगा, पेरेंट और टीचर मीटिंग भी हो सकता है, या फिर कोई शांति समझौता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सम्मेलन कई प्रकार का होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अनुसंधान डिग्री समिति यानी रिसर्च डिग्री कमेटी, ये क्या होती है। देखिए विश्वविद्यालयों के द्वारा गठित अनुसंधान डिग्री समिति कोर्स वर्क में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही पीएचडी में पंजीकृत होने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। यानी देखिए ये कहां पर होती है, ये विश्वविद्यालयों में गठित की जाती है और इसका पर्पज होता है जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं
तो वो अपना कोर्स वर्क जब तक पूरा नहीं करते हैं तब तक उनको पीएचडी में पंजीकरण का नहीं किया जाता है, उनको अनुमोदन नहीं दिया जाता है। तो ये काम करते हैं। फिर देखिए सेमिनार, देखिए ये भी देखिए क्या है। सेमिनार किसी विश्वविद्यालय में किसी विषय के विशेषज्ञों की लघु कक्षा की तरह होता है, यानी किसी यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाता है और विषय विशेषज्ञों की एक लघु कक्षा होती है। इसे हम कुछ घंटे के नियत समय का अनुशीलन सत्र भी कह सकते हैं, अनुशीलन सत्र भी कह सकते हैं। यानी देखिए ये कुछ घंटों की हो सकती है, ठीक है, और यह एक अनुशीलन सत्र की तरह होती है। ये साप्ताहिक या मासिक आवर्ती का भी हो सकता है और हर बार हम संबंधित विषयों या उप विषयों के भिन्न भिन्न विशेषज्ञों को बुला सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है। इसमें अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों के संबंधित विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है। इसमें लक्षित श्रोता भी विषय से संबंधित होते हैं, यानी जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले श्रोता होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो उसी विषय से संबंधित होते हैं और वे इसमें सक्रिय भागीदारी भी करते हैं, यानी वो इसमें सक्रिय रूप से भागीदार भी होते हैं, तभी इंटरेस्ट लेंगे। अगर किसी दूसरे विषय से रिलेटेड रहेंगे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सेमिनार या संवर्धन मुख्यतः अकेडमिक परिवेश में होता है, यानी ज्यादातर कैसा होता है, शैक्षिक परिवेश में ही इसका आयोजन करवाया जाता है। उसके बाद देखिए वेबिनार या वेब कॉन्फ्रेंस, इसका भी आप लोग सुने होंगे कि ये जो है सेमिनार का ही एक रूप है, लेकिन बस इसमें माध्यम चेंज हो जाता है। वहां आपको फिजिकली फेस टू फेस आयोजन कराया जाता है, यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से, यानी मोबाइल या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर इसका आयोजन कराया जाता है। देखिए जब सेमिनार या सम्मेलन इंटरनेट की सहायता से आयोजित किए जाएं तो उनको वेबिनार्स या वेब कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है। देखिए सेम वही है, लेकिन बस माध्यम चेंज हो जाता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग एक ऑनलाइन सेवा है जिसके माध्यम से प्रतिभागी इंटरनेट के माध्यम से टीसीपी आईपी कनेक्शनों पर लाइव बैठक, कॉन्फ्रेंसिंग, प्रस्तुतिकरण और प्रशिक्षण आयोजित कर सकते हैं। इसके लिए वीओआईपी कनेक्शन या फिर कंप्यूटर के स्पीकर और माइक्रोफोन का प्रयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में हम हडल रूम शब्द का उपयोग भी करते हैं, जिसमें 3 से 6 लोगों के बैठने के लिए स्थान होता है। वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल की नवीनतम मुफ्त स्रोत प्रौद्योगिकी वेब आरटीसी है, यानी गूगल के द्वारा इस समय वेबिनार या वेब कॉन्फ्रेंस के लिए एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और वो पूरी तरह से मुफ्त है, ओपन है, और उसका नाम क्या है, वेब आरटीसी। ठीक है, कभी कभी देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के द्वारा सम्मेलनों में फिजिकली ना जाके ऑनलाइन माध्यम से इसको अटेंड कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको एक जगह बैठकर अपना माइक और अपना कैमरा ऑन कर लेना है और उसको अटेंड कर लेना। ठीक है, इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है, एक रूम जैसा क्रिएट कर दिया जाता है जिसमें 3 से 6 लोग एक साथ बैठे होते हैं, तो वो जो रूम होता है उसको हडल रूम कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यानी अगला क्या है, कार्यशाला, वर्कशॉप। ये देखिए क्या होता है, यह सेमिनार से छोटी एवं अधिक केंद्रित होती है, यानी देखिए यह भी सेमिनार का ही एक रूप है, लेकिन यह सेमिनार से छोटी होती है और बहुत अधिक केंद्रित होती है, कंसंट्रेटेड होती है। इसमें देखिए छात्रों को नए कौशल सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, यानी इसमें जो स्टूडेंट शामिल होते हैं उनको नए नए स्किल सीखने का मौका मिलता है। यह अधिकतर यांत्रिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि मानी जाती है। ठीक है, और पाठ्यक्रम का घटक भी हो सकता है, यानी इसको कभी कभी या फिर इसको किसी पाठ्यक्रम से संबंधित जो कंटेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसको समझाने के लिए, बताने के लिए भी इसका आयोजन किया जाता है। यानी ये पूरी तरह से आपको नई चीजों को सिखाने पर बल। तो यही आज की जो क्लास की जो कुछ चीजें छूटी हुई थी, इसको मैंने आज की क्लास में करा दिया है और इसके बाद आपका यह यूनिट खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे यूनिट को अगली कक्षा में देखें। तो आज की इस क्लास को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।